नमस्कार। आइए सुनते हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी विश्वास। उन दिनों मिस जोशी बम्बई सभ्य समाज की राधिका थी तो वह एक छोटी सी कन्या पाठशाला की अध्यापिका, पर उसका ठाट बाट मान सम्मान बड़ी बड़ी धन रानियों को भी लज्जित करता था। वह एक बड़े महल में रहती थी जो किसी जमाने में सतारा के महाराज का निवास स्थान था। वहां सारे दिन नगर के रईसों, राजों, राज कर्मचारियों का तांता लगा रहता था। वह सारे प्रांत के धन और कीर्ति के उपासकों की देवी थी। अगर किसी को खिताब का खब्द था तो वह मिस जोशी की खुशामद करता था। किसी को अपने या संबंधी के लिए कोई अच्छा ओहदा दिलाने की धुन थी तो वह मिस जोशी की आराधना करता था। सरकारी इमारतों के ठीके, नमक, शराब, अफीम आदि सरकारी चीजों के ठीके, लोहे, लकड़ी, कलपुर्जे आदि के ठीके सब मिस जोशी के ही हाथों में थे। जो कुछ करती थी वही करती थी, जो कुछ होता था उसी के हाथों होता था। जिस वक्त वह अपनी अरबी घोड़ों की फिटन पर सैर करने निकलती तो रईसों की सवारियां आप ही आप रास्ते से हट जाती थीं। बड़े दुकानदार खड़े हो होकर सलाम करने लगते थे। वह रूपवती थी, लेकिन नगर में उससे बढ़कर रूपवती रमणियां भी थीं। वह सुशिक्षिता थीं, बाक चतुर थीं, गाने में निपुण, हंसती तो अनोखी छवि से, बोलती तो निराली घटा से, ताकती तो बाकी चितवन से। लेकिन इन गुणों में उसका एकाधिपत्य न था। उसकी प्रतिष्ठा, शक्ति और कीर्ति का कुछ और ही रहस्य था। सारा नगर ही नहीं, सारे प्रांत का बच्चा जानता था कि बम्बई के गवर्नर मिस्टर जौहरी मिस जोशी के बिना दामों के गुलाम हैं। मिस जोशी की आंखों का इशारा उनके लिए नादिरशाही हुक्म है। वह थिएटरों में, दावतों में, जलसों में मिस जोशी के साथ साई की भांति रहते हैं। और कभी कभी उनकी मोटर रात के सन्नाटे में मिस जोशी के मकान से निकलती हुई लोगों को दिखाई देती है। इस प्रेम में वासना की मात्रा अधिक है या भक्ति की, यह कोई नहीं जानता। लेकिन मिस्टर जौहरी विवाहित हैं और मिस जोशी विधवा। इसलिए जो लोग उनके प्रेम को कलुषित कहते हैं वे उन पर कोई अत्याचार नहीं करते। बम्बई की व्यवस्थापिका सभा ने अनाज पर कर लगा दिया था और जनता की ओर से उसका विरोध करने के लिए एक विराट सभा हो रही थी। सभी नगरों से प्रजा के प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित होने के लिए हजारों की संख्या में आए थे। मिस जोशी के विशाल भवन के सामने चौड़े मैदान में हरी भरी घास पर बम्बई की जनता अपनी फरियाद सुनाने के लिए जमा थी। अभी तक सभापति नहीं आए थे, इसलिए लोग बैठे गपशप कर रहे थे। कोई कर्मचारी पर आक्षेप करता, कोई देश की स्थिति पर, कोई अपनी दीनता पर। अगर हम लोगों में अगड़ने का जरा भी सामर्थ्य होता तो मजाल थी कि यह कर लगा दिया जाता। अधिकारियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। हमारा जरूरत से ज्यादा सीधापन हमें अधिकारियों के हाथों का खिलौना बनाए हुए है। वे जानते हैं कि इन्हें जितना दबाते जाओ उतना दबते जाएंगे, सिर नहीं उठा सकते। सरकार ने भी उपद्रव की आशंका से सशस्त्र पुलिस बुला ली। उस मैदान के चारों कोनों पर सिपाहियों के दल डेरा डाले पड़े थे। उनके अफसर घोड़ों पर सवार, हाथ में हंटर लिए, जनता के बीच में निशंक भाव से घोड़े दौड़ाते फिरते थे, मानो साफ मैदान है। मिस जोशी के ऊंचे बरामदे में नगर के सभी बड़े बड़े रईस और राज्याधिकारी तमाशा देखने के लिए बैठे हुए थे। मिस जोशी मेहमानों का आदर सत्कार कर रही थीं और मिस्टर जौहरी आराम कुर्सी पर लेटे इस जनसमूह को घृणा और भय की दृष्टि से देख रहे थे। सहसा सभापति महाशय आपटे एक किराए के तांगे पर आते दिखाई दिए। चारों तरफ हलचल मच गई। लोग उठ उठकर उनका स्वागत करने दौड़े और उन्हें लाकर मंच पर बैठा दिया। आपटे की अवस्था 30-35 वर्ष से अधिक न थी। दुबले पतले आदमी थे, मुख पर चिंता का गाढ़ा रंग चढ़ा हुआ था। बाल भी पक चले थे, पर मुख पर सरल हास्य की रेखा झलक रही थी। वह एक सफेद मोटा कुर्ता पहने थे, न पांव में जूते थे, न सिर पर टोपी। इस अर्धनग्न दुर्बल निस्तेज प्राणी में न जाने कौन सा जादू था कि समस्त जनता उसकी पूजा करती थी। उसके पैरों में न जाने कौन सा जादू था कि समस्त जनता उस पर सिर रगड़ती थी। इस एक प्राणी के हाथों में इतनी शक्ति थी कि वह क्षण मात्र में ही सारी मिलों को बंद करा सकता था, शहर का सारा कारोबार मिटा सकता था। अधिकारियों को उसके भय से नींद न आती थी, रात को सोते सोते चौंक पड़ते थे। उससे ज्यादा भयंकर जंतु अधिकारियों की दृष्टि में दूसरा न था। ये प्रचंड शासन शक्ति उस एक हड्डी के आदमी से थर थर कांपती थी, क्योंकि उस हड्डी में एक पवित्र, निष्कलंक, बलवान और दिव्य आत्मा का निवास था। आपटे ने मंच पर खड़े होकर पहले जनता को शांत चित्त रहने और अहिंसा व्रत पालन करने का आदेश दिया।
फिर देश में राजनीतिक स्थिति का वर्णन करने लगे। सहसा उनकी दृष्टि सामने मिस जोशी के बरामदे की ओर गई तो उनका प्रजा दुख पीड़ित हृदय तिलमिला उठा। यहाँ अगणित प्राणी अपनी विपत्ति की फरियाद सुनने के लिए जमा थे और वहां मेजों पर चाय और बिस्कुट, मेवे और फल, बर्फ और शराब की रेल पेल थी। वे लोग इन अभावों को देख देख हंसते और तालियां बजाते थे। जीवन में पहली बार आपटे की जबान काबू से बाहर हो गई। मेघ की भांति गरज कर बोले, इधर तो हमारे भाई दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं, उधर अनाज पर कर लगाया जा रहा है, केवल इसलिए कि राज कर्मचारियों के हलवे पूरी में कमी न हो। हम जो देश के राजा हैं, जो छाती फाड़कर धरती से धन निकालते हैं, भूखों मरते हैं, और वे लोग जिन्हें हमने अपने सुख और शांति की व्यवस्था करने के लिए रखा है, हमारे स्वामी बने हुए शराबों की बोतलें उड़ा रहे हैं। कितनी अनोखी बात है कि स्वामी भूखे मरे और सेवक शराब उड़ाएं, मेवे खाएं और इटली और स्पेन की मिठाइयां चलें। यह किसका अपराध है? क्या सेवकों का? नहीं, कदापि नहीं। हमारा ही अपराध है कि हमने अपने सेवकों को इतना अधिकार दे रखा है। आज हम उच्च स्वर से कह देना चाहते हैं कि हम यह क्रूर और कुटिल व्यवहार नहीं सह सकते। यह हमारे लिए असह्य है कि हम और हमारे बाल बच्चे दानों को तरसें और कर्मचारी लोग विलास में डूबे हुए हमारे करुण क्रंदन की जरा भी परवाह न करते हुए बिहार करें। यह असह्य है कि हमारे घरों में चूल्हे न जलें और कर्मचारी लोग थिएटरों में ऐश करें, नाच रंग की महफिलें सजाएं, दावतें उड़ाएं, वेश्याओं पर कंचन की वर्षा करें। संसार में और ऐसा कौन सा देश होगा जहां प्रजा तो भूखी मरती हो और प्रधान कर्मचारी अपनी प्रेम क्रीड़ा में मग्न हो, जहां स्त्रियां गलियों में ठोकर खाती फिरती हों और अध्यापिकाओं का वेश धारण करने वाली वेश्याएं आमोद प्रमोद के नशे में चूर हों। एकाएक सशस्त्र सिपाहियों के दल में हलचल पड़ गई। उनका अफसर हुक्म दे रहा था, सभा भंग कर दो, नेताओं को पकड़ लो, कोई न जाने पाए। यह विद्रोहात्मक व्याख्यान है। मिस्टर जौहरी ने पुलिस के अफसरों को इशारे पर बुलाकर कहा, और किसी को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, आपटे ही को पकड़ो, वही हमारा शत्रु है। पुलिस ने डंडे चलने शुरू किए और कई सिपाहियों के साथ जाकर अफसर ने आपटे को गिरफ्तार कर लिया। जनता ने त्योरियां बदली। अपने प्यारे नेता को यूं गिरफ्तार होते देखकर उनका धैर्य हाथ से जाता रहा। लेकिन उसी वक्त आपटे की ललकार सुनाई दी, तुमने अहिंसा व्रत लिया है और अगर किसी ने उस व्रत को तोड़ा तो उसका दोष मेरे सिर होगा। मैं तुमसे सविनय अनुरोध करता हूं कि अपने अपने घर जाओ। अधिकारियों ने वही किया जो हम समझते थे। इस सभा से हमारा जो उद्देश्य था वह पूरा हो गया। हम यह बलवा करने नहीं, केवल संसार की नैतिक सहानुभूति प्राप्त करने के लिए जमा हुए थे और हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। एक क्षण में सभा भंग हो गई और आपटे पुलिस की हवालात में भेज दिए गए। मिस्टर जौहरी ने कहा, बच्चा बहुत दिनों के बाद पंजे में आए हैं। राजद्रोह मुकदमा चलाकर कम से कम 10 साल के लिए अंडमान भेजूंगा। मिस जोशी, इससे क्या फायदा? क्यों? उसको अपने किए की सजा मिल जाएगी। लेकिन सोचिए, हमें उसका कितना मूल्य देना पड़ेगा। अभी जिस बात को गिने गिनाए लोग जानते हैं वह सारे संसार में फैलेगी और हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आप अखबारों में संवाददाताओं की जबान तो नहीं बंद कर सकते। कुछ भी हो, मैं इसे जेल में सड़ाना चाहता हूं। कुछ दिनों के लिए तो चैन की नींद नसीब होगी। बदनामी से डरना ही व्यर्थ है। हम प्रांत के सारे समाचार पत्रों को अपने सदाचार का राग अलापने के लिए मोल ले सकते हैं। हम प्रत्येक लांछन को झूठा साबित कर सकते हैं। आपटे पर मिथ्या दोषारोपण करने का अपराध लगा सकते हैं। मैं इससे सहज उपाय बतला सकती हूँ। आप आपटे को मेरे हाथ में छोड़ दीजिए। मैं उससे मिलूंगी और उन यंत्रों से जिनका प्रयोग करने में हमारी जाति सिद्धहस्त है, उसके आंतरिक भावों और विचारों की थाह लेकर आपके सामने रख दूंगी। मैं ऐसे प्रमाण खोज निकालना चाहती हूँ जिनके उत्तर में उसे मुंह खोलने का साहस न हो और संसार की सहानुभूति उसके बदले हमारे साथ हो। चारों ओर से यही आवाज आए कि यह कपटी और धूर्त था और सरकार ने उसके साथ वही व्यवहार किया जो होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह षड्यंत्रकारियों का मुखिया है और मैं इसे सिद्ध कर देना चाहती हूँ। मैं उसे जनता की दृष्टि में देवता नहीं बनाना चाहती हूँ, उसको राक्षस के रूप में दिखाना चाहती हूँ। ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिस पर युवती अपनी मोहिनी न डाल सके। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम यह काम कर सकती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो केवल उसे दंड देना चाहता हूँ। तो हुक्म दे दीजिए कि वह इसी वक्त छोड़ दिया जाए। जनता कहीं यह तो न समझेगी कि सरकार डर गई। नहीं, मेरे ख्याल में तो जनता पर इस व्यवहार का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लोग समझेंगे कि सरकार ने जनमत का सम्मान किया है।
लेकिन तुम्हें उसके घर जाते देखकर लोग मन में क्या कहेंगे? नकाब डाल कर जाऊंगी, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मुझे तो अब भी भय है कि वह तुम्हें संदेह की दृष्टि से देखेगा और तुम्हारे पंजे में ना आएगा, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो आजमा कर देख लो। यह कहकर मिस्टर जौहरी ने मिस जोशी को प्रेममय नेत्रों से देखा, हाथ मिलाया और चले गए। आकाश पर तारे निकले हुए थे। चैत की शीतल सुखद वायु चल रही थी। सामने के चौड़े मैदान में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन मिस जोशी को ऐसा मालूम हुआ मानो आपटे मंच पर खड़ा बोल रहा है। उसकी शांत सौम्य विषादमय स्वरूप उसकी आंखों में समाया हुआ था।